नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी और आज बातचीत का मुद्दा है कि आखिर साहब को गुस्सा क्यों आ रहा है। युवराज बार बार गुस्से में क्यों आ रहे हैं पत्रकारों के सवाल सुनकर, और वो पहले तो वो चौंक जाते हैं, फिर कहते हैं दूसरा सवाल पूछिए। कई बार तो पत्रकारों के सवाल को बीच में छोड़कर ही वो उठ जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव ये क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव इन दिनों सीमांचल की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा लगातार जारी है, लेकिन सीमांचल में दो जगहों पर पत्रकारों ने ऐसा लगा जैसे उनकी दुखती रग को छू दिया। एक जगह तो पत्रकारों ने पूछा कि आप मुसलमानों को कितनी सीट देंगे, और पहले 24 विधानसभा सीटें हैं सीमांचल में, उसमें से कितने को आपने सीट दिया, कितने लोगों को आपने एमएलसी बनाया, मुसलमानों को उनका हक आप कब देंगे? इस सवाल पर वो भड़क गए और उठकर चले गए। आज उनसे पूछ लिया गया कि पप्पू यादव को क्या साथ में लेकर चलेंगे, क्या वो INDIA गठबंधन के हिस्सा नहीं है? इस पर भी तेजस्वी यादव भड़क गए। आखिर तेजस्वी यादव बार बार क्यों भड़क जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी। सब बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल तो यही है कि तेजस्वी यादव इस समय सीमांचल की यात्रा पर है, उनकी इस यात्रा के क्या मायने, आपको क्या लग रहा है, आप किस तरह से उनकी यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, एक पॉलिटिकल यात्रा है और सिर पर चुनाव है। जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी की यात्रा है यह। और वो जो इलाका चुने हैं वह भाजपा का भी इलाका है। भाजपा का इलाका सीट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। भाजपा का जो इस बार का जो एजेंडा बनने जा रहा है वो सीमांचल में घुसपैठ को लेकर, और बीजेपी, हम लोग जानते हैं बीजेपी इस एजेंडा को यदि सेट करेगी तो इसकी क्षति आरजेडी को ही होगा। तो इस यही वजह है जो इन्होंने सीमांचल को ही टारगेट किया है। और सीमांचल में जैसा हम लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों का अधिक वोट है, उनके सहयोग के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और दूसरी बात है आरजेडी का जो माई समीकरण है, तो माई में जो एम जो मुस्लिम है उसका बड़ा इलाका है। और रही बात जो तेजस्वी को जो गुस्सा क्यों आया, ये स्वाभाविक है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जो वोट देता है वोट का हिसाब मांगेगा। हाँ, यह बात है, इस क्वेश्चन की शुरुआत पत्रकारों ने कर दिया। पता नहीं पत्रकार कौन है, नहीं, हमने इस पर नहीं जाना है, लेकिन यह तो स्वाभाविक है पूछना। भाई मुसलमान के वोट लेते हैं तो उनको जनप्रतिनिधित्व में क्या हिस्सा है, तो ये जवाब इनको देना पड़ेगा। यदि दिए हैं तो अच्छी बात है, देना चाहिए। हमने इतना मुसलमानों को हम सीट दिए, MLC MLA या राज्यसभा हम भेजे, या इतना हमने कोशिश की। हार जाना दूसरी बात है, हमने कोशिश की, इतना टिकट दिया। यदि नहीं दिए हैं तो कहना चाहिए आने वाले समय में उनको प्रमुखता से देंगे। ये क्वेश्चन सही था, इसमें इनको जवाब देना चाहिए था। कहीं न कहीं लैप्सेस है, इससे इनको गुस्सा आ रहा है, या अधिक दबाव हो जो हम इतना सीट कहां से लाएंगे, कहां देंगे, तो इसका भी गुस्सा हो। जहां तक रहा पप्पू यादव की बात, तो लोकसभा चुनाव में आपको हम लोग जानते हैं जो उनको हराने की कोशिश की गई और क्या क्या हुआ सब लोग जानता है। तो आरजेडी के लिए पप्पू गले की हड्डी है। पप्पू यादव का जनाधार है। वो तमाम लोगों को, बीजेपी ही नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, सबके विरोध के बावजूद चुनाव जीत गया। तो पप्पू यादव के माइनस करके आरजेडी को वहां कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा। तो यार पप्पू यादव आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो वो आरजेडी के लिए क्षति होगा। लेकिन पप्पू यादव को तो ये पसंद ही नहीं करते, हमारे लालू प्रसाद यादव ना पसंद करते हैं सीधे सीधे पप्पू यादव को। बिल्कुल, चूंकि एक तेजस्वी के लिए वो चुनौती बन गए थे। वो चाहते थे कि जो आरजेडी का वही उसका अधिकृत उत्तराधिकारी वही है। तो वो लालू प्रसाद यादव कैसे चाहेंगे? उनके दो बेटे हैं, बेटियां हैं, सभी उनके उत्तराधिकारी है, तो ये स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो पप्पू यादव ने अपना रास्ता चुना और अपनी मजबूती के साथ अपना जगह बनाया। और संयोग से वो यादव हैं, और यादव बाहुल इलाका है। जो जहां पप्पू यादव मजबूत हैं, पूर्णिया हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, वहां उनका बड़ा हस्तक्षेप है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि पप्पू यादव कितना सफल होंगे, लेकिन आरजेडी के लिए तो बीजेपी की बजाय वही एक सिरदर्द है। तो ये गुस्सा लाजमी है, और ये इनके लिए परेशानी कारण है कि आप कैसे निपटेंगे, ये राजनीति करते हैं, ये अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, सीमांचल में माने ये पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, इन 4 जिलों के अलावा
अगर देखेंगे तो पप्पू यादव का, जैसा कि कुलभूषण जी भी बता रहे हैं, मधेपुरा, सहरसा, वो पूरे इलाके में उनका एक असर है और असर रहेगा। तो पप्पू यादव से तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं ही, मुसलमान भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि AIMIM ओवैसी और अब तो जन स्वराज भी, ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो पप्पू यादव, ये तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीमांचल में जनसुराज कितना डैमेज करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ओवैसी का एक बड़ा पहचान है। और शायद आपको याद हो, ओवैसी के भी आरजेडी के मददगार हुआ करते थे और वो आरजेडी के लिए काम करते थे। किसी वजह से आरजेडी ने उन्हें तरजीह नहीं दिया, समझौता नहीं किया, तो उनको सीट नहीं दिया, तो वो चुनाव लड़ेंगे। और AIMIM जो है ये प्रत्याशी देंगे, और जैसा कि लोकसभा विधानसभा में जो हाल हुआ था आरजेडी की, वो हाल होगा। यदि पप्पू यादव ओवैसी से आरजेडी को समझौता हो जाता है तो इनकी साख बचेगी, इनको सीट मिलेगा। यदि नहीं तो ओवैसी को भी लॉस होगा और पप्पू को भी लॉस होगा, जिससे बीजेपी और आरएसएस के लोगों को हाँ बिल्कुल फायदा होगा। ये अभी से ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि वोट दिख रहा है। जो बीजेपी का वोट है, आरजेडी का वोट है, AIMIM का वोट है, सभी का वोट है। उस वोट को यदि बिखराव, यदि नहीं से एक जगह होते हैं तो वो बटेगा और बीजेपी बीच से निकल जाए। बिल्कुल। तो एनडीए एक बड़ा चैलेंज तो बनेगी ही, लेकिन तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी कि नहीं होगी, ये 24 सीट विधानसभा के बने सीमांचल के, वो निर्णायक हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि अगर ये तेजस्वी यादव ने वहां ठीक से काम नहीं किया? बिल्कुल। आप पिछला रिजल्ट ही देखिए, बहुत कम मार्जिन से तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, बहुत अधिक सीट जीते। वो तेजस्वी यादव के का भविष्य इसी पर निर्भर करता है, एक एक सीट को किस तरह से गंभीरता से लेते हैं। वो हाँक देने से नहीं होगा, अब हम किसी को दे दिए से नहीं होगा। समय बदल गया है, हमें याद रखना चाहिए कोई भी मुद्दा जो होता है वो मुद्दा के एक टाइम होता है। लालू यादव का जो सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा है, नई पीढ़ी कितना आत्मसात किया है ये सोचना चाहिए। और उपचुनाव हमें याद रखना चाहिए, उस उपचुनाव में डैमेज हुआ है आरजेडी को, आरजेडी सीट लूज किया है। और आप देखें गया का रिजल्ट, देखें माले का आधार, जिसका मैं भी बार बार कहता था कि माले को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन वहां जनसुराज ने भी कटौती किया और बीजेपी भी वोट शेयर बढ़ा लिया है। और बीजेपी अपने जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा वो तो चल ही रहे हैं। आप यदि एक नहीं होंगे तो आपको लॉस होगा, ये तय है, ये तय है। बिल्कुल। तो सबसे बात मैं दर्शकों से ये बातचीत शेयर करते हुए कि तेजस्वी यादव ने अभी किशनगंज में और पूर्णिया में दोनों ही जगह पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए। तो तेजस्वी यादव जो बार बार भड़क रहे हैं, उसके पीछे जो कारण क्या है और उसको उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको क्या लगता है? हमें लगता है, जैसा मैं समझता हूं, अभी समय बहुत है, क्या क्या होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है एक संभावना है, जैसी चर्चा होती है, जो नीतीश कुमार बीजेपी का टूट जाए, एक विचित्र माहौल बन जाएगा। ये चर्चा तो आजकल बिल्कुल। बाय द वे, यदि दोनों बच गए तो हो सकता है जो ओवैसी और पप्पू यादव आरजेडी से समझौता कर लें, क्योंकि पप्पू यादव का इतिहास रहा है। पहले भी पप्पू यादव से संबंध लालू यादव का खराब हुआ है और दोनों मिल गए थे, चुनाव जीत लिए थे। पप्पू यादव अक्खर हैं, वो अपना सीमांचल में उनकी अपनी राजनीति है, परिधि में वही रहते हैं उनकी राजनीति, इसलिए फिर आरजेडी से अलग हो गए, उत्तराधिकारी के नाम पर या कई कारण से अलग हो गए। तो हो सकता है जो कांग्रेस का दबाव हो पप्पू यादव पर, क्योंकि उनका सहारा कांग्रेस ही बनता है बार बार। तो हमें जो लगता है, जो परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से लेफ्ट को समेटे, उसी तरह से इन दोनों को भी समेटेंगे, तब तो तेजस्वी के लिए रास्ता दिखेगा, जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचेंगे। अन्यथा ये इतने 24 सीट कम सीट नहीं होता है किसी के लिए, तो इस सीट को यदि नहीं बचा पाए तो दिक्कत होगी, विधानसभा दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी आजकल उसके तेवर बदले हुए से लग रहे हैं और वो मांगता है, मैंने 70 सीट पिछले विधानसभा सीट में उसमें मिला था कांग्रेस को, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 19 पर ही जीते थे। तो इस बार कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधित्व फिर से मांगेगा कि ज्यादा सीट चाहिए। पप्पू यादव उसके लिए उनके सामने एक बहुत बड़े मोहरा है कि वो इसके बल पर ले सकते हैं। हाँ, देखिए कांग्रेस के साथ है क्या, फाइनली कांग्रेस का जो आला कमान सब एक होता है, जो कम्युनिस्टों में, बीजेपी में और इस सब में नहीं है। इवन आरजेडी जदयू में भी इसकी चर्चा नहीं होती, आला कमान का निर्णय होता है। तो आला कमान समझौता कर लेंगे अंत में, लेकिन आला कमान की भी दबाव बनाता है
और वो आला कमान की वजह से कांग्रेस को 70 सीट मिली थी और कांग्रेस ने सारे सीट गंवा दिया। यदि वह सीट यदि बाय द वे लेफ्ट को होता या फिर आरजेडी को ही होता तो कुछ सीन और होता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस को कितना नियंत्रण करते हैं तेजस्वी, तो यदि कांग्रेस नियंत्रण में नहीं रहती है तो कांग्रेस लूज करेगा अधिक। हमें जो लगता है अधिक सीट दे देने से नहीं होता, जीतने से होता है। आपने लेफ्ट वाले को कम सीट दिया, अधिक सीट जीता वो, उसे कम सीट का स्ट्राइक रेट अच्छा था, अच्छा स्ट्राइक तो रेट इस बार तो डिमांड वो भी करेंगे उनको ज्यादा। बिल्कुल। आने वाला समय में तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा संकट ये है जो लेफ्ट भी दबाव बनाएगा, कांग्रेस भी दबाव बनाएगी, और उधर जो उनका जो ओवैसी है या पप्पू यादव है वो भी करेंगे, तो वही तरीके से दबाव बनाएंगे। तो हमें लगता है तेजस्वी के लिए जो विधानसभा चुनाव होगा, या हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पार्टनर्स हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और इनकी विफलता पर ही बीजेपी और संघ की जीत है। अदरवाइज फिर संघ और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा ये महागठबंधन। तो हमें लगता है कि तेजस्वी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इतने लोगों को लेकर चलना। यदि लेकर चले तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तेजस्वी यादव के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उन्होंने कितने मुसलमानों को अब तक सीट दिया, कितने को एमएलसी बनाया और उनका प्रतिनिधित्व दिया कि नहीं दिया। इसके बदले जन सुराज पहले घोषणा कर चुकी है कि वो 70 से ज्यादा मुसलमानों को सीट देंगे। तो एआईएमआईएम भी इस तैयारी में है कि वो मुसलमानों को उनका प्रतिनिधित्व देगी और वो चुनाव जीतेंगे। तो ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती हैं, और उसमें एनडीए को फायदा हो जाएगा। तेजस्वी यादव को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ओवैसी उनके लिए चैलेंज है कि जन सुराज उनके लिए चैलेंज? सीमांचल में रवि जी सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी है उनके लिए, चूंकि जन स्वराज का वो मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, आमतौर पर कुछ न कुछ तो वोट काटेगा ही, लेकिन जो मार्जिन उधर का होता है उस मार्जिन में जो लग रहा है खतरा अधिक ओवैसी से है। ओवैसी ही हारते हैं, ओवैसी ही जीतते हैं वाली बात है वहां। तो जन स्वराज के लिए बहुत ये नहीं है, लेकिन वोट तो काटेगा ही, क्योंकि वो मुस्लिम प्रत्याशी देगा। अब मुस्लिम प्रत्याशी में दिक्कत यह है, जो आपने कहा सीट कितना मिला, क्या लाभ मिला, इतने दिनों से आपको हम बचा के रखे हैं, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमने मुसलमानों की सिर्फ सिक्योरिटी और दंगा नहीं होने देंगे और ये करने से नहीं चलेगा। नई पीढ़ी इससे खुश नहीं होने वाला है। नई पीढ़ी को लाभ भी दिखना चाहिए, उसे लगे कि उसका आदमी का प्रतिनिधित्व है, मिल रहा है। तो वो नहीं देंगे तो क्या जवाब देंगे आप? एक और राजनीतिक ट्रेंड चली रुपौली में, देखें मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता, पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए और निर्दलीय जीते। तो इस बार तो निर्दलीय भी माने जिनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा वो भी, क्योंकि जनता तो विकल्प खोज रही है, वो नया कुछ चाह रही है, इसीलिए रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो सकता है। आप जो बहुत को उम्मीद बंधा दिए हैं, तरह तरह के पद दे दिए हैं, उसको टिकट तो दे नहीं पाएंगे। एक कंस्टिट्यूएंसी में तो एक को ही टिकट मिलेगा, तो बाद बाकी को कैसे आप खुश रखेंगे? संभव नहीं है। तो लेकिन देखिए यह कॉमन संकट है, ये नेताओं की भीड़ एनडीए में भी है, उनको भी संतुष्ट करना मुश्किल है। लेकिन उसमें कौन कितने अपने वोट के कटौती में कितने कमी लाएगा इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये खतरा है बिल्कुल। मुसलमान में भी आज बहुत दिन से आपका झोला ढो रहा है, यदि आप टिकट नहीं देंगे तो भी दिक्कत है। यदि मान लीजिए कोई एनडीए को भी टिकट यदि नहीं मिल रहा है, वो भी झोला टांग के निकल जाएगा, तो क्षति होगी। ये कॉमन प्रॉब्लम है रवि जी। लेकिन ये वो कैंडिडेट किस पार्टी को कितना क्षति पहुंचाएगा इस पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे सवाल तो ये है कि एमवाई समीकरण जिसकी वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि ए टू जेड की बात वो कर रहे हैं, और ए टू जेड में सब आते हैं, इसलिए हम तो पूरे उसकी। तो क्या एमवाई समीकरण सचमुच में पिछले चुनाव में तो दिख गया, उपचुनाव में ये दरक रहा है तेजस्वी यादव का? देखिए दरक रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दरकने के लिए कहेंगे तो ओबीसी वोट में भी गड़बड़ी हुई है, जो एक मुश्त मिलता था। शुरू के दिनों की याद करेंगे तो जितने भी मैंने माइनस अपर कास्ट वोट था, सभी वोट लालू को मिलता था। बाद के दिनों में वोट अलग हो गया। तो इसमें जो एमवाई समीकरण है, जैसे गया के रिजल्ट देखें, यादवों ने ही वोट नहीं दिया। बेलागंज में भी, हाँ बेलागंज में। तो मेरा कहना है जो ये वोट नई पीढ़ी को आप संतुष्ट आपको करना होगा। नई पीढ़ी बंद के नहीं रहना चाहता है, आपको देखना पड़ेगा नई पीढ़ी का जो एजेंडा है। जैसे तेजस्वी ने कहा हम शिक्षक की नौकरी दिए, अब इस बार डिबेट में नहीं जाना चाहिए जो नीतीश दिए कि तेजस्वी दिए, क्रेडिट तेजस्वी को मिला। तो ये तेजस्वी लीडर बने, हीरो बने,
लेकिन इसी तरह का सबको चाहिए। अब मुस्लिम को भी ये देना पड़ेगा आपको। वो वोट ही नहीं देगा, उसको भी असर हो रहा है, भाई हम सिर्फ वोट दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं सीट मिले, हमें क्यों टिकट नहीं मिले। तो आपको यदि नहीं देते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रॉब्लम झेलने के लिए। एक यात्रा जन स्वराज कर चुकी है, वो प्रशांत किशोर कर चुके हैं, एक दूसरी यात्रा नीतीश कुमार की शुरू होने वाली है, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। इन 3 यात्राओं का बिहार की राजनीति में असर और तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज आप किस रूप में देख रहे हैं यात्राओं? देखिए 3 यात्रा में पहली यात्रा नीतीश कुमार की जान लीजिए। नीतीश कुमार की यात्रा नहीं होती है, बल्कि वह एक एनालिसिस होता है। पूरे क्षेत्र के वो अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं, विरोधी दल के लोगों से भी मिलते हैं, जनता से बात करते हैं और उस जनता की बात से जो निकल के बातें आती हैं उस तरह की एजेंडा बनाते हैं। ये कमी तेजस्वी यादव की यात्रा में भी है। वो जनता की एजेंडा को मुद्दा बनाए, यदि कर रहे होंगे इस बार तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ये सिर्फ नीतीश कुमार एनडीए में देखा जाता है, वो पूरे माहौल से वो रणनीति बनाते हैं। ये ज्ञान, ये टेक्नोलॉजी, ये समझ नीतीश कुमार में है। और वो आप जीविका दीदी के रूप में देखें या और तरह से शराबबंदी को भी, शराबबंदी बिल्कुल, तो इसमें नीतीश कुमार का सामना करना मुश्किल है। रह गई बात कई एजेंडा है, जैसे यदि संकट है गांव में, जैसे भूमि सर्वे की लेकर बात है जिसमें लोग बेचैन है, यदि इस एजेंडा को भुनाने में तेजस्वी सफल हो गए, या जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जमीनी हकीकत है उसमें तेजस्वी सफल हो गए, या मान लीजिए सरकारी नौकरी में या भ्रष्टाचार को लेकर जो लोगों की स्थिति है उसके भुनाने में तेजस्वी सफल हो गए, या मान लीजिए जनरल स्वराज ही सफल हो गया तो वो लाभ ले लेगा। अब उसके लिए तैयार रहना होगा। दोनों के लाभ में शायद लाभ घाटा आपको होगा और इन लोगों को एनडीए को लाभ हो जाएगा। इसलिए आप विपक्ष में हैं और जो मुद्दा है आम लोगों की मुद्दा है, लोग परेशान हैं सरकारी कार्यालयों में, लोग बेचैन करके रखा है सीओ और वहां के कर्मचारी। यदि उस मुद्दे को आप यदि पकड़ लेते हैं तो सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। तो चलिए, सरकार के लिए परेशानी तब होगी जब तेजस्वी यादव मूल तत्वों को समझेंगे और मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन अभी तो तेजस्वी यादव परेशान हैं जनता और पत्रकारों के सवाल से। अब सवाल ऐसे ऐसे हैं कि तेजस्वी यादव को गुस्सा आ ही जाता है। तो देखना होगा कि इस डैमेज को वो कैसे कंट्रोल करते हैं और आगे उनकी राजनीति किस दिशा में बढ़ती है। हर अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस तरह का बातचीत देखने के लिए हर रोज जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।